पीसीएस के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो आगे का चैप्टर है वो है उद्देशिका, या इसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। आरओ के एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में और यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो इस सीरीज़ को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद जाके आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक। अब देखिए, जब हम लोगों ने संविधान का निर्माण किया था क्लास, ठीक, जब हम लोग उस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, ठीक। और जो तीसरी बैठक थी उसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार या अंगीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किस रूप में सामने आया? उद्देशिका। तो 2 डेट आपको याद रखनी है कि उद्देशिका को या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको अंगीकृत कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक। अब चलिए, अब देखिए इस पीडीएफ में आपको मैंने उद्देशिका को पूरा लिखा हुआ है। देखिए पूरा, जब आप इसमें ल्यूसेंट में देखेंगे, क्योंकि ये घटना चक्र की सीरीज़ है, लेकिन मैंने इसमें ल्यूसेंट से भी कुछ वैल्यू एडिशन किया है। तो जब आप ल्यूसेंट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरा प्रस्तावना लिखी हुई है। तो वही चीज़ मैंने बस इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, ठीक। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, ठीक। तो हम भारत के लोग किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है? स्रोत की, ठीक। हम जानते हैं कि भारत में जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, और उस संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग, ठीक। तो इस उद्देशिका में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे स्रोत, एक हम पढ़ेंगे स्वरूप, और तीसरा उद्देश्य। मतलब ये जो प्रस्तावना है, ये जो उद्देशिका है, ये भारत के स्वरूप को इसने कैसे बताया, ठीक। भारत के संविधान का स्रोत क्या है और क्या उद्देश्य है, ठीक। इनका मतलब मेन ये था उद्देशिका में कि भारत को कैसा बनाना चाहते हैं और भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं। तो भारत को कैसा बनाना चाहते हैं ये बताया जाएगा आपको प्रस्तावना के स्वरूप में, कि हम कैसा भारत चाहते हैं, और भारत के लोगों को हम क्या क्या देना चाहते हैं ये उसके उद्देश्य में दिया गया है, ठीक। तो क्या क्या स्वरूप है? ठीक, हम भारत के लोग, जो कि इसका स्रोत था, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, क्या क्या बनाना चाहते हैं, क्या स्वरूप चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक। मतलब भारत को हम ऐसा बनाना चाहते हैं। अब ये जो पॉइंट्स लिखा है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के डिसीजन खुद लेगा, ठीक। जैसे आपने पहले क्या देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, फिर ब्रिटिश के अधीन चला गया था, ठीक। तो जो भारत के लोग थे वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे, ठीक है। तो अब ये कहा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो भारत है वो अपने डिसीजन खुद लेगा, ठीक। समाजवादी का मतलब है कि भारत के सभी लोग समान हैं, ठीक, ये समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना कोई राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा, ठीक है, भारत का या राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। फिर इसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? लोकतंत्रात्मक का ये मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासन होगा, और गणराज्य का मतलब है कि जो भारत की जनता होगी वो राष्ट्र के प्रमुख को चुनेगी, ठीक है। भारत की जनता को ये अधिकार होगा कि वे राष्ट्र के प्रमुख को चुनेगी, ठीक। तो ये इनका मतलब हो गया सारे कीवर्ड्स का, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मैंने कुछ जगह पे यहाँ पे देखिए ये स्टार बनाया हुआ है, ठीक। क्यों बनाया हुआ है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है।
तो ये हमने स्वरूप को समझ लिया। अब हम लोग उद्देश्य पे बात करते हैं। ठीक, तो उद्देश्य क्या था? ये भारत के नागरिकों को क्या देना चाहते थे? समस्त भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार का न्याय देना चाहते थे। ठीक, इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते थे। ठीक, और फिर 2 समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, तो भारत के लोगों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में। इसके अलावा और क्या चीज़ें, और क्या इसका उद्देश्य था कि जितने भी भारत के लोग हैं, ठीक है, सबकी अपनी गरिमा होगी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक होगा। इसके अलावा भारत की या राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाया जाएगा। मतलब हम ऐसी बंधुता चाहते हैं भारत के लोगों के बीच में जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको, 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। स्रोत भारत के लोग हैं, स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और इसके अलावा उद्देश्य। ठीक, तो ये पूरा का पूरा प्रस्तावना है जिसमें ये सारी बातें की गई थी। ठीक, इसको अब स्वीकार कब किया गया? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारा संविधान है उसको स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। ठीक, तो प्रस्तावना की जो प्रकृति, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब, न्यायोचित का मतलब क्या है कि अगर कोई नागरिक या कोई सरकार प्रस्तावना का उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। ठीक, जैसे मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है। मतलब अगर हमसे कोई हमारा मूल अधिकार छीनेगा तो हम 2 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का उपयोग करके हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, लेकिन प्रस्तावना का अगर कोई अवहेलना करता है तो हम अब उसकी रक्षा के लिए कहीं नहीं जा सकते। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, तो प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ केसेस को देखते हैं। देखिए, जब प्रस्तावना बना हुआ था, मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया था, तो बात होने लगी कि क्या ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में बहस छिड़ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरूबाड़ी बात था, बेरूबाड़ी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है। ठीक, अब अगर संविधान का अंग नहीं है तो इसमें हम संशोधन भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1973 में ही, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, 1973 में ही एक केस आया, केशवानंदन भारती बनाम केरलवाद। ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले जजमेंट को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को भी बताया गया और ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। इसका मतलब कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मूल ढांचे में संशोधन होगा तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, सकारात्मक रूप से संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए ये केस कब आया? 1973 में। इसी के 2 साल बाद 1976 में देखिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, और प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो 1 बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार लगाया था, स्टार इसलिए लगाया था क्योंकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक, तो इनको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, तो अभी आप जब घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें ये मिलेगा कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब जो प्रस्तावना थी उसमें कौन कौन से शब्द थे। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द थे उसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
ठीक है। समाजवादी शब्द भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता शब्द भी नहीं था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस थे उद्देशिका को लेके, जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है। ठीक, तो इसमें दो लोगों का स्टेटमेंट बहुत फेमस है, एक है के.एम. मुंशी और एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा? के.एम. मुंशी जी ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक जनपत्री है या कुंडली है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन कुंडली कहा है। ठीक है, तो किन्होंने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है, दूसरा भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी कि ये जो प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। ठीक, ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। तो देखिए, आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अब जो पेपर आता है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक, जैसे आपको क्या दे दिया जाएगा, कई सारे केसेस दे दिए जाएंगे डेट के साथ और कहा जाएगा कि इसको क्रम अनुसार लगाइए। तो अगर आप इस एक पेज को देखेंगे तो आपको 3 केसेस मिल रहे हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, बेरुबाड़ीवाद 1960 और केशवानंदन भारती 1973। तो अगर मान लीजिए क्रम में लगाने को आ गया तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए 4 ऑप्शन होते हैं, 4th ऑप्शन में ये दे दिया गया 42वां संविधान संशोधन और कहा गया कि इन चारों को आप क्रम से लगाइए, तो ये 4th नंबर पे। ठीक, तो जब आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी सॉल्व करें तो आप पेपर के नेचर को भी समझ के आपको पढ़ना है। ठीक है, कि किस तरीके से, क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि बेरुबाड़ीवाद कौन से सन में आया। ठीक है, हो सकता है कि ये चारों दे दिए जाए और आपको क्रम में लगाने को पूछा जाए। ठीक, एक चीज़ मैं आप और बताना चाहती हूँ इसमें कि जो यहाँ मैंने लिखा है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। ठीक है, अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक, देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उद्देशिका संविधान की आत्मा नहीं है, 32वां अनुच्छेद है। तो नहीं, उसमें संविधान की आत्मा और हृदय दोनों चीज़ है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोनों कहा है, आत्मा और हृदय दोनों। लेकिन सिर्फ आत्मा की बात करेंगे तो वो उद्देशिका को कहा गया है। ठीक है, आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और टेस्ट भी लगाते रहिए, PYQ भी सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।